Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss about program management. अब हम program management के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने एक्सटेंशन मटेरियल्स और मेथड्स के बारे में पढ़ा था. तो मेथड्स और मटेरियल्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी हम मेथड्स या मटेरियल्स यूज करते हैं तो वो किस लिए यूज करते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम इन मेथड्स या मटेरियल्स का यूज करते हैं कि किस तरीके से हम एक्सटेंशन एजुकेशन लोगों को दे सके. तो इसके लिए हमने मेथड्स और मटेरियल्स को चूज किया था, जिसमें हमने 3 मेथड्स पढ़े थे. एक तो जिसमें था ऑडियो एड्स, ठीक है, एक में आते हैं विजुअल एड्स और एक में आता है ऑडियो विजुअल एड्स. ठीक है, एक में क्या आता है, ऑडियो विजुअल एड्स यहाँ पर आते हैं. ठीक है, तो ये 3 चीज हमने पढ़ ली थी. इससे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पर कर लिया था. अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट के बारे में कि जब भी हम कोई प्रोग्राम चालू करते हैं, अगर मैं एक कम्युनिटी लेवल पे बात करूं या एक रूरल एरिया में बात करूं, तो उसमें हम किस तरीके से प्रोग्राम मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम मैनेजमेंट के स्टेप्स से काफी बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है. तो सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजमेंट का मतलब क्या है. देखो, जब भी हम यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो प्रोग्राम मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले हमने कोई प्रोग्राम चलाने की बात करी है ना. हमने क्या करा, कोई भी प्रोग्राम चलाने की बात करी. तो यहाँ पर अगर हम कोई भी प्रोग्राम चलाने की बात कर रहे हैं तो हम किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, दैट बेसिकली इज नोन एज प्रोग्राम मैनेजमेंट. तो प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या है कि हम किस तरीके से किसी प्रोजेक्ट को, किसी प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं. मैनेज किस लिए कर रहे हैं, क्यों चला रहे हैं प्रोग्राम, किसी की भी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए. ठीक है भाई, अगर मैं कोई प्रोग्राम चला रही हूं, किस लिए चला रही हूं, ताकि हम क्या कर सके, यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके. हम कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम्स चलाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस लिए चलाया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, अपनी कंपनी की या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके. तो यहाँ पर जब भी हम प्रोग्राम मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोग्राम चलाना है. प्रोग्राम चलाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं. ठीक है, जब भी हमें कोई प्रोग्राम चलाना है तो फर्स्ट स्टेप, आप कोई भी प्रोग्राम चलाओ, सबसे पहले हर जगह आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्लानिंग का. ठीक है, कोई भी प्रोग्राम चलाओ, सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, प्लानिंग. आपको प्लान करना पड़ता है कि आप कौन सा काम यहाँ पर प्लान कर रहे हो, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है. तो प्लानिंग इज द इनिशियल फर्स्ट स्टेप. ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जैसे आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो, कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर यू नीड टू फोकस अबाउट द प्लानिंग, कि आपको प्रोग्राम चलाने के लिए सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी. तो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट के. सबसे पहला गवर्नेंस. गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं. सबसे पहले क्या करोगे आप, देखो मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. मैंने एक मिड डे मील प्रोग्राम चलाया. ठीक है, जब मैं कोई मिड डे मील प्रोग्राम चलाना शुरू करने वाली हूँ तो उसके लिए पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना. प्लान करूंगी कि ये मिड डे मील किसके लिए मुझे बनानी है, किसके लिए डिजाइन करनी है, कौन कौन से कैटेगरी के लोग इसमें आएंगे. प्लान करने के बाद मैं इसको क्या करूंगी, इस प्रोग्राम को डिफाइन करूंगी, है ना. ये जो प्रोग्राम है इसको मैं क्या करूंगी, डिफाइन करूंगी. तो प्रोग्राम को डिफाइन करना कि हम किस तरीके के प्रोग्राम यहाँ पर चला रहे हैं. फिर आता है मैनेजमेंट. ठीक है भाई, मैंने डिफाइन तो कर दिया कि मैं इसमें कौन कौन से टारगेट ग्रुप को इंक्लूड करूंगी, फिर मैं उसको किस तरीके से मैनेजमेंट कर रही हूँ. ठीक है, मैंने जो प्रोजेक्ट चलाया है मैं उसको कैसे मैनेज कर रही हूँ, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स को मैं चूज कर रही हूँ. स्टेक होल्डर कौन होते हैं, जो हेल्प करते हैं आपके प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो आपकी हेल्प करते हैं वो होते हैं स्टेक होल्डर्स. ठीक है, उसके बाद मैंने मैनेजमेंट कर लिया. फिर हम कॉस्टिंग भी देखते हैं, है ना, कि एक प्रोग्राम को चलाने में कितना कॉस्ट आएगा. और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, कि क्या रिसोर्सेज यूज होंगे, किस तरीके से हम रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से हमें, जैसे हमने मेथड्स पढ़े थे, कौन कौन से मेथड्स हमें यूजफुल है. फिर हम क्या करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट में.
प्रोग्राम मैनेजर क्या करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। सिचुएशन एनालाइज के बाद देखते हैं, एक स्वॉट एनालिसिस आता है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। स्वॉट क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने मिड डे मील प्रोग्राम चलाया, अब उस मिड डे मील प्रोग्राम जो मैं चला रही हूँ वो क्यों चला रही हूँ, पहले तो मैं सिचुएशन देखूंगी ना, कि यहाँ पर सिचुएशन किसकी देखी, मान लो मैंने देखी कि बच्चे बहुत ज्यादा माल नरिशमेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो मैंने वो सिचुएशन देखी। उस सिचुएशन को देखते हुए, उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट चलाने की बात करी, मिड डे मील प्रोग्राम। तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज स्वॉट एनालिसिस, जिसमें हम किसी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसकी प्लानिंग करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमें टास्क परफॉर्म करना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और उस प्रोग्राम से, उस प्रोजेक्ट से क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, उस रिस्क के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जब भी हम सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं तो हम देखते हैं अपने आंसर्स को कि इस प्रोजेक्ट से हमें क्या फायदा होगा, ये प्रोजेक्ट जो है पास्ट में कैसे था, अब आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट में कैसे काम किया जा सकता है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक होंगे, क्या क्या इसके रिस्क हो सकते हैं। सिचुएशन एनालाइज को हम 3C एनालिसिस भी बोलते हैं, मींस एनालिसिस ऑफ कंपनी, कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो तो आप अपनी कंपनी के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए ही चलाते हो, है ना। अगर मान लो कोई आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है तो आप क्या करोगे, अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, अपने जो कॉम्पिटिटर्स है उससे कंपटीशन करने के लिए, कस्टमर्स के लिए, और आप अपना इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्या करते हैं, कोई यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो वो भी क्या एक सिचुएशन एनालाइज है। इसलिए सिचुएशन एनालाइज को हमेशा 3Cs एनालाइज भी बोलते हैं, जिसमें हम कंपनी, कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो भी हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। काफी बार इंफॉर्मेशन हमें कंफ्यूजिंग लगती है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज लैक लगती है ना। काफी बार क्या होता है, हमें प्रॉपर नॉलेज भी किसी चीज की नहीं होती है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, करिकुलम डेवलपमेंट हो, ठीक है, कोई भी आपसे मेथड पूछा जाए, चाहे वो करिकुलम डेवलपमेंट सेट करने का हो, चाहे वो प्रोग्राम से हो, ठीक है, सबसे पहला और इनिशियल स्टेप क्या होता है गाइस, सबसे फर्स्ट और इनिशियल स्टेप हमेशा प्लानिंग का ही होता है, क्योंकि आप जब तक प्लानिंग नहीं करोगे तो आप किसी प्रोग्राम या पॉलिसीज को नहीं चला पाओगे। तो सबसे फर्स्ट और इनिशियल स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग का। तो जब भी हम यहाँ पे प्रोग्राम चला रहे हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेप क्या हुआ, प्लानिंग। हमने क्या करी है, प्लानिंग करी है। प्लानिंग इज द इनिशियल स्टेप। प्लानिंग क्या बताता है, एक रोड मैप, एक रूट मैप बताता है कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है। सपोज मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर मिड डे मील का मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा, है ना। तो जब मैं मिड डे मील का एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने इसकी क्या करी थी, मैंने सबसे पहले इसकी प्लानिंग करी, है ना। सबसे पहले क्या हुई, हमने सबसे पहले इसकी प्लानिंग करी। अब जब इसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग का एक क्या बनाएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रोड मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। ये रोड मैप कंस्ट्रक्ट जब हम कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या देखेंगे, देखो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टारगेट ग्रुप, है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें टारगेट ग्रुप देखा कि किस किस के ग्रुप को हमें इंक्लूड करना है, कि उसमें बच्चे इंक्लूड होंगे, महिलाएं इंक्लूड होंगी, एडोलेसेंट बच्चे इंक्लूड होंगे, टीनेजर्स इंक्लूड होंगे, ये सारी चीजें हमें टारगेट ग्रुप बनाया। अब टारगेट ग्रुप बना लिया, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम मील देखेंगे, मील्स की प्लानिंग करेंगे, मील देखेंगे, और उस मील प्लानिंग के बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये था मेरा मिड डे मील का प्रोग्राम। तो जब भी, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम एक रोड मैप या रूट मैप यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि प्लानिंग जो है वो एक इनिशियल स्टेप माना जाता है। प्लानिंग से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, क्या हमारी नीड है, कौन सा हमारा काम है, कब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और इस पूरे प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को चलाने में कितना हमें पैसा चाहिए, वो सब क्या बताता है, प्लानिंग बताता है। इसलिए प्लानिंग जो है फर्स्ट और इनिशियल स्टेप यहाँ पर माना जाता है।
नेक्स्ट आता है यहाँ पर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास रिसोर्सिस है, जो मेरे पास मील्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट है, या जो भी रिसोर्सेज है, जो भी इक्विपमेंट्स है, उनको मैं कैसे यूटिलाइज कर रही हूँ, रिसोर्सेज जो है उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे हम उनको यूटिलाइज करते हैं। तो ये किस में आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में आता है। दूसरा, जैसे मान लो अगर आप प्रोग्राम चला रहे हो अपनी एक कंपनी में, ठीक है, एक कंपनी में आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो, तो आपकी कंपनी का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसे कैसे वहां पर एम्प्लॉयज है, वर्क कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। किसको कितना आपको काम देना है, कौन एम्प्लॉय कितना टास्क परफॉर्म करेगा, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में भी आता है। उसके बाद क्या आता है, प्रोग्राम बना लिया, प्लानिंग कर ली, ठीक है, प्लानिंग कर ली। उसके बाद प्लानिंग में आपने ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, प्रॉब्लम्स देख ली, सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया, कोस्ट चेक कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन में आ भी गया है। फिर हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन आप इवेल्युएशन नहीं कर पाओगे। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो आप इसका रिजल्ट नहीं देख पाओगे। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा एक बहुत मेन फैक्टर रोल प्ले करता है कोई भी प्रोग्राम की सक्सेस के लिए। क्योंकि जब आप प्रोग्राम चला रहे हो तो अगर उसको अगर आपने सारी प्रोग्राम को प्लान ही कर दिया और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, तो फिर प्रोग्राम का पता ही नहीं चलेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ आपकी बनी बनाई मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद प्रोग्राम इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि क्या गोल्स है ना। हमने जो प्रोजेक्ट चलाया है वो हमने कस्टमर को देख के ही तो चलाया है, ऑडियंस को देख कर ही तो चलाया है। तो अगर आप इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो फिर यहाँ पर रिजल्ट या फिर इवैल्यूएशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रोग्राम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको मिड डे मील वाला एग्जांपल दिया। अब आप यहाँ पर खाना जो है बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल में, कितना उसमें प्रोटीन है, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, कितना उसमें फैट जा रहा है, कितनी उसमें एनर्जी जा रही है। जब आप उस मिड डे मील को इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे बच्चों पे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बच्चों में माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक मेन फैक्टर रहता है जब भी आप किसी प्रोग्राम मैनेजमेंट की बात यहाँ पर करते हैं। तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छे से होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अदरवाइज हमेशा नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है मॉनिटरिंग। इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, अब इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ही तो मॉनिटरिंग होती है। आपने कोई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा, फिर आप उसको मॉनिटर कर रहे हो कि मिड डे मील प्रोग्राम जो हमने चलाया था 1 डे पे उसकी क्या परफॉर्मेंस है। फर्स्ट डे पे तो कुछ नहीं पता चलेगा, 15 डेज पे भी नहीं पता चलेगा, 30 डेज पे 1 मंथ के बाद आप देखोगे कि बच्चे में क्या हुआ है, स्कूल आना स्टार्ट कर दे क्योंकि खाना मिलता है, स्कूल की अटेंडेंस इंप्रूव हो गई है ना, उनकी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सब जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस जो प्रोग्राम चलाया उसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो मॉनिटरिंग में हम सारे डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं कि प्रोग्रेस क्या हुई है। जैसे मान लो यहाँ पर 10 एज के बच्चे थे, पहले 5 ले लो फिर 10 ले लो, और यहाँ पर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट ले लो। तो इसका ग्राफ बनाया जाता है कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रही है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास मॉनिटरिंग जब हम करते हैं तो इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं कि क्या डेटा यहाँ पर आया है और किस बच्चों में इंप्रूवमेंट हुई है यूजिंग द मिड डे मील, और हमारे को कितनी इसमें सक्सेसफुल मिला है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब भी मॉनिटरिंग करते हैं तो हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं और साथ साथ क्या देते हैं, फीडबैक यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। मॉनिटरिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इफेक्टिव प्रोसेस है, इसलिए हमें मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, जबकि हम मॉनिटरिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें क्या मिल जाए, फीडबैक मिल जाए। ठीक है, काफ़ी बार क्या है, प्रोग्राम को आप बहुत एंथुसियाज्म के साथ, बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत जाता है वैसे ही आपको एनर्जी डाउन हो जाती है और गोल को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जब वो नेट की तैयारी करते हैं, जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है, बहुत एनर्जी होती है उनमें, और एंड तक आते आते उनका सारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है क्योंकि वो बहुत सैचुरेट हो चुके होते हैं। तो इस जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और मॉनिटरिंग भी जो
टाइम पीरियड है वो भी एक अच्छे से मॉनिटर होना चाहिए। रेगुलर टाइम में हमें डाटा जो है वो कलेक्ट करना चाहिए। फिर आता है मॉनिटरिंग होगी, फिर हम इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन में क्या देखते हैं हम? रिजल्ट देखते हैं कि जो मैंने मिड डे मील का प्रोग्राम चलाया है उसका रिजल्ट कितना आया है। तो इवैल्यूएशन सबसे एंड में पॉइंट आता है, हमेशा याद रखना। जब भी आपको अरेंज द स्टेप्स में क्वेश्चन आए कि स्टेप्स को अरेंज कीजिए, तो हमेशा अगर इवैल्यूएशन आपको दिख रहा है तो इवैल्यूएशन किस में जाता है? हमेशा एंड में जाता है। ठीक है, इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है? हमेशा एंड में होता है। और जब हम किसी का रिजल्ट चेक करते हैं, किसी को इवैल्यूएट करते हैं, तो कभी भी बायसनेस नहीं रहनी चाहिए। कभी भी हम कोई चीज बायस में नहीं रखते हैं, प्रॉपर हम इसमें मॉनिटरिंग यहाँ पर करते हैं। तो इस इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, डाटा यूज करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी हमने पॉलिसीज चलाई हैं वो कितनी इफेक्टिव है, जो हमने प्रोग्राम या प्रोजेक्ट चलाया है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है, इन सभी चीजों को फोकस किया यहाँ पर जाता है। जब इवैल्यूएशन करते हैं तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं? जब भी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स कौन? जो हेल्पर्स होते हैं, ठीक है, जो हमें प्रोजेक्ट के दौरान मिलते हैं और जो हमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन में हेल्प करते हैं, दैट आर द स्टेक होल्डर्स। मेनली आपके सपोर्टर्स है ना, इनको भी इवैल्यूएट किया जाता है कि कौन सपोर्टर है, किन्ने हेल्प करी है, कितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट करी है, वो देखा जाता है। फिर हम प्रोग्राम को डिस्क्राइब करते हैं इवैल्यूएशन में कि प्रोग्राम क्या था, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आया है। डिजाइन ऑफ द इवैल्यूएशन पे फोकस किया जाता है। एविडेंस को हम गैदर करते हैं जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा को गैदर करते हैं। ठीक है, क्वालिटी बेस पे भी और नंबर के बेस पे भी हम क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव में क्या आता है? ओपिनियन, बिहेवियर, वैल्यू, फीलिंग, नॉलेज, है ना, सेंसरी रिस्पॉन्स, ये सारा क्वालिटेटिव डाटा को हम कलेक्ट यहाँ पर करते हैं। फिर हम फाइंडिंग्स देखते हैं जो हमने प्रोग्राम चलाया। जैसे ये रिसर्च में भी आता है ना, आप कोई चीज रिसर्च करते हो तो उसको लास्ट में इवैल्यूएट भी करते हो इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो इवैल्यूएशन में आप क्या करते हो? डाटा कलेक्ट करते हो, एविडेंस देखते हो, है ना, फाइंडिंग्स देखते हो, स्टेक होल्डर्स देखते हो, किस किसने यहाँ पर मदद की है प्रोजेक्ट कंप्लीशन में, कौन कौन यहाँ पे सपोर्टर है। तो ये सारी चीजें जो है देखी जाती है इवैल्यूएशन में। फिर हम बात करते हैं क्यूरिकुलम डेवलपमेंट की। जो क्यूरिकुलम डेवलपमेंट है इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम मैनेजमेंट तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी स्टेप्स पूछे जाते हैं। ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। और इतना घबराना नहीं है, एकदम से अपने पढ़ाई चालू रखिए, ठीक है, ताकि जून तक आते आते आपका सिलेबस हो जाए। और आराम से पढ़ाई करिए, एकदम पैनिक मत करिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।